ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने कल जस्ट स्टार्टिंग जो इसकी थी वो जस्ट थोड़ी सी डिस्कस कर रखी है यहाँ पे। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कंटैक्ट एंड बीटा पैरामीटर्स। आज दो टॉपिक हैं, दोनों 6 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो जो हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट इज योर व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम हमने प्रीवियस सेम के अंदर डिस्कस कर रखा है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर टेम्परेचर दो सिस्टम का सेम हो तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर सेम हो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हमने वहां पे जो इक्विलिब्रियम है वो कर रखे हैं। नाउ द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है तो उसके लिए मैंने दो सिस्टम माने हैं, दैट इज योर फर्स्ट सिस्टम एंड दैट इज योर सेकंड सिस्टम। अब फर्स्ट सिस्टम है ए है, सेकंड अपना सिस्टम है बी। और फर्स्ट सिस्टम है उसकी एनर्जी मेरे पास क्या है, E1 है, और सेकंड की एनर्जी मेरे पास क्या है, E2 है। ठीक है, अब जो टोटल अगर मैं दोनों को कंपोजिट कंसीडर करूं कि दोनों सिस्टम में एक ही टाइम पे देख रहा हूं, देन व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये तो क्लियर है, सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी E1 है एंड द एनर्जी ऑफ सेकंड सिस्टम इज E2, दैट मींस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास, अब ये E1 प्लस E2 हमने यहां तक तो ये डिस्कशन कर लिया कि E1 प्लस E2 होगा ये। अब जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर बहुत डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हमने ये लाइन डिस्कस जरूर कर रखी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट रूम में 3 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं कह रहा हूँ एक में 4 है, एक में 9 है, तो ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाला केस है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाला केस नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम केस। देखो पहले तो ये इक्विलिब्रियम केस है, दोनों में सेम ही बैठे हैं। 3 स्टूडेंट इन फर्स्ट रूम, 3 स्टूडेंट इन सेकंड रूम, इसमें ये दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम। एक में 4 है, दूसरे में 9 है, डिसऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। सो दैट मीन्स कि जो अपना इक्विलिब्रियम है दैट इज योर इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके साथ रिलेट करती है, वो करती है माइक्रो स्टेट के साथ, दैट इज माइक्रो स्टेट। वो हमने कल देखो कितने कंपार्टमेंट्स के अंदर डिस्कशन किया था, 1 एटम 2 3 4 पार्टिकल डिस्कशन किया था। तो वहां पे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था ना वो, कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितने बन रहे हैं। टोटल 8 है तो टोटल 8 केसेस आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम। वी हैव 2 सिस्टम्स, one having energy E1 and second having energy E2. So that means if we are considering that system particularly composite system, that means E1 and E2 considered at the same time, that means their energy will be equal to E is equal to E1 plus E2. But now we are discussing that topic, particularly this one topic at equilibrium state, and that equilibrium is thermal equilibrium. ठीक है, तो अगर equilibrium state है तो equilibrium का मतलब है कि उसकी probability होगी maximum, but probability is directly related to micro state, that is number of micro state. तो इन तीनों के अंदर ये रिलेशन हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी किससे रिलेटेड है, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं, मान के चलो प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूं फर्स्ट सिस्टम की जिसकी एनर्जी क्या है, E1 है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। और माइक्रो स्टेट को W से लिखते हैं। किस सिस्टम की माइक्रो स्टेट लिख रहे हो आप, फर्स्ट सिस्टम है W1 E1 लिखोगे, ये चीज क्लियर है। अब सेम अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं सेकंड सिस्टम की, उसकी एनर्जी क्या है, E2 है, PE2, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ये आएगा, इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है, W2E2। क्लियर है, इसलिए यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी और जो माइक्रोस्टेट है उनको रिलेट किया है, बिकॉज
at equilibrium probability is maximum and probability of any state is directly proportional to number of microstate in that state। ठीक है ना, उस स्टेट के अंदर माइक्रोस्टेट्स कितनी है वो प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो हमने कल किया था, नंबर ऑफ जो हमने पार्टिकल देखे हैं 1 2 3 4, वो दोबारा थोड़ा सा देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि प्रोबेबिलिटी तो सीधा डायरेक्टली नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब ये केस है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हमने रिमूव किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया पी E1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा तो K1 सपोज कर लो, बाकी W1 E1 मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। सेम यहाँ पे ये मेरे पास पी E2 प्रोबेबिलिटी सेकंड सिस्टम की, वो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो दैट इज K2 W2 और ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज E2। क्लियर है, तो ये हमने दोनों सिस्टम की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, E1 एंड E2। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है, दोनों सिस्टम की अगर साइमल्टेनियसली देखनी है कि दोनों सिस्टम अगर इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा। ये देख लो, पी E1 हमने फाइंड कर लिया, पी E2 हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी आप इकट्ठी फाइंड कर रहे हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे द कंपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ए बी, अगर कंपोजिट निकालनी है तो हम कंपोजिट प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं। अच्छा चलो सिंपल देखो कि फर्स्ट के ऊपर हेड आ जाए और सेकंड के ऊपर टेल आ जाए, दिस वन इज द टाइप ऑफ कंपोजिट प्रोबेबिलिटी कि दो आपने कॉइन प्लेस किए हैं, टॉस किए हैं, फर्स्ट वन हेड एंड सेकंड वन टेल आया है, तो ये जो हमने राइट की है ये आपकी क्या है, दैट इज योर कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। तो सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने E1 कोमा E2 दोनों की निकालनी है, कंपोजिट निकालनी है, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो हमने कर रखी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट इज द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल आएगी पी E1 मल्टीप्लाई बाय पी E2। अब पी E1 की वैल्यू क्या है, ये रही पी E1 की वैल्यू, पी E2 की वैल्यू क्या है, दिस वन जो हमने प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर फाइंड की है, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। उसके बाद में ये K1 K2 इकट्ठे कर दो और बाकी जो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है ये इकट्ठे कर दो, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। जैसे 1.44 यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे रखा है, आप जो चेंज कर लेना 1 2 3 जो मर्जी इसका नेम वगैरह पुट कर लो। इज इट क्लियर और नॉट, हमने सिस्टम क्या कंसिडर कर रखा है, क्यों प्रोबेबिलिटी हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के प्रोपोर्शनल ले रखी है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, अगर है तो हैंड रेज कर लो अभी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास, हमने कंपोजिट प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ली कि वो इस इक्वेशन के इक्वल होगी। अब क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम जो है दैट इज डायरेक्टली मीन दैट कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। और प्रोबेबिलिटी किसके साथ रिलेटेड होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो पहले हमने प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के अंदर रिलेशन वगैरह फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी हैज टू बी मैक्सिमम। तो अगर प्रोबेबिलिटी आपने मैक्सिमम करनी है तो हमेशा याद रखो इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स, if you need to find maxima or minima of any function, then what you need to do, you have to do the derivative and take it is equal to 0। जो आप डेरिवेटिव करोगे उसको आपने पुट करना है इक्वल टू 0। अब अगर किसी बच्चे को माइंड में ये क्वेश्चन है कि ऐसा ही क्यों करते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेते हैं, मे भी आपने मैथ्स के अंदर किया होगा ये वाला चीज, तो वो देखो कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डेरिवेटिव कंसीडर कर रहा हूँ डी बाय डी टी कंसिडर कर लो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ कोई कंसिडर कर लो के है मेरे पास, कोई कांस्टेंट है। अब अच्छा ये बताओ मुझे ये डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और है ये मेरा कांस्टेंट है के, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 0 ना, ये तो क्लियर है सभी को, दैट इज द डेरिवेटिव इसका क्या होगा 0। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि डी बाई डी टी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 है या डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब के क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा ना, तभी तो ये इक्वेशन ऐसे आएगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दैट आल्सो मींस कांस्टेंट, समथिंग कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई है ना पी E1 E2 वाली, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। अब वो देखो किसका डेरिवेटिव यहाँ पे चूज करोगे, किसके इक्वल पुट करोगे। अब देखो यहाँ पे
यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमने ये वैल्यूज वगैरह फाइंड कर रखी हैं। अब हमने क्या करना है कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग, जहां मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम है देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो अभी हमने डेरिवेटिव पहले नहीं करना, पहले हमने इसका लॉग लेना, क्योंकि ये 4 टर्म्स इकट्ठी हो चुकी हैं, इसलिए हमने पहले क्या किया, हमने इन सभी का लॉग कर दिया। तो अगर इस साइड लॉग लोगे, इस इक्वेशन का लॉग करोगे, इस साइड भी लॉग आएगा। और log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू एन दैट इज इक्वल टू log m प्लस में log n होगा। अब अगर 4 हो गए m n p क्या हो, तो log m प्लस log n प्लस समथिंग इस तरह से लिखते जाओगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज जो हैं वो सभी हमने क्या कर दी, अलग अलग कर दी, इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग कर रखी है। इज इट क्लियर और नॉट। फिर क्या करना है, आफ्टर दैट हमने क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अब विद रिस्पेक्ट टू E1 करने हैं। अब बच्चे यहाँ पे दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपने E1 करना है, आप E2 भी करोगे तो भी आंसर आपका सेम आने वाला है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, और डेरिवेटिव जब इसका करोगे, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, अपने डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेना, ये प्रोबेबिलिटी P टोटल थी। अगर इसका डेरिवेटिव आप कर रहे हो करली बाय करली E1, तो चाहे उसके आगे log है या नहीं है दैट डजंट मैटर, इसका आंसर 0 लेना है हमने, ठीक है ना। और ये 0 आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम होगी तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम पे वो वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। दैट इज वाई हम इस सारी टोटल वैल्यू को क्या पुट करेंगे, इस सारी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव ले रखा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू E1 लिया है, आप E2 भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट था इसका डेरिवेटिव आ गया 0, ये रहा, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, ये 0 है, ये 0, ये भी 0 क्यों आया डेरिवेटिव, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब बची ये दो वैल्यूज, अब दो वैल्यूज में ब्लू कलर के अंदर डिनोट कर रहा हूं, कौन कौन सी बची है, दिस वन एंड दिस वन। अब देखो फर्स्ट जो है उसका डेरिवेटिव करना है करली बाय करली E1, और लॉग साथ में क्या है W1 E1, ये चीज सेम है, ठीक है। अब जो दूसरी है ना उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ, वो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। अगर मेरे पास हमने करना था करली बाय करली E1, किसका डेरिवेटिव करना था, दैट इज योर log W2 E2, दैट इज W2 E2 करना। एक मिनट बच्चे मुझे दोबारा लिखने दो इसे, दैट इज, हाँ यहाँ पे आएगा दैट इज log W2 और साथ में मेरे पास आएगा E2। इसका हमने क्या करना है करली बाय करली E1। अब इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, करली बाय, इसको यहाँ पे लिख दिया, चलो करली E1 ही रहने दो, ठीक है। अब आगे मेरे पास क्या था, दैट इज log W2 एंड E2। नाउ हमें क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो करली E2, और करली E2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब ये जो E1 है इसको उठा के इसके नीचे लिख दो, और ये E2 है इसको उठा के इसके नीचे लिख दो, तो इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी। बस हमने सिस्टम को रीअरेंज कर रखा है। ये चीज क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो कि ये इक्वेशन करली बाय करली E1 था डेरिवेटिव, बट हमने उसको चेंज कर दिया करली बाय करली E2 के अंदर। इज इट क्लियर, ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये तो वैल्यू 0 आएगी, 0 है तो यहाँ पे 0 आ गई मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने एज इट इज लिखी है, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने एज इट इज लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट आ गया, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि जो E1 प्लस में E2 था उसकी टोटल वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट इज योर E था, यही था ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, हमें टोटल जो अगर डेरिवेटिव करोगे, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहने वाली है ना, टोटल एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे करली E करोगे तो दैट मीन्स करली E1 भी होगा एंड ऑल्सो करली E2 भी यहाँ पे कंसीडर करोगे, क्लियर है। बट करली E टोटल एनर्जी का डेरिवेटिव करोगे तो 0, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना सिस्टम की, वो तो चेंज नहीं होगी। E1 से E2 हो सकती है, E2 से E1 हो सकती है, बट टोटल एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट, तो ये डेरिवेटिव 0 आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये आ गया मेरे पास करली E2 एक साइड रहा और करली E1 दूसरी साइड चला गया, तो वो माइनस का हो गया। तो यहाँ से अगर करली E2 डिवाइड बाय करली E1 फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, -1, ये वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ये उठा के हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करनी है। ये देखो करली E2 बाय करली E1 ये रहा, यहाँ पे वैल्यू है ना करली E2 बाय करली E1,
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दैट इज योर -1 है, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब माइनस है, दूसरी साइड क्या है 0 है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर मैथमेटिक्स या फिजिक्स के अंदर इस टाइप की इक्वेशन लिखी है कि चलो मैं लिख रहा हूँ जैसे PV इज इक्वल टू RT इक्वेशन होती है, इससे तो आप नॉन हुई। ठीक है, ये इक्वेशन हमने प्रीवियस सैम के अंदर कर रखी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये चीज है, और ये हमने वहां पे कर भी रखी है, आपको एक्सप्लेन भी करवाई थी। ठीक है, ये चीज कांस्टेंट होगी, क्योंकि T कांस्टेंट होगा तभी तो ये इक्वल होंगी, तो PV क्या आ गया मेरे पास, कांस्टेंट आ गया। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ये चीज चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स कि करली बाय करली E log W1, सॉरी W1 नहीं आएगा यहाँ पे, दैट इज W आएगा, WE, ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज ये अपने पास आएगा कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है सभी को, क्योंकि ये E1 E2 दोनों सेम हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी किया था कि अगर P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है, दैट मीन्स कि PV क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 1 और 2 कट कर दो, वो चीज कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे 1 और 2 था, इसको कट कर दो सिमिलरली, तो ये आपके पास आ गया करली बाय करली E log WE इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है। तो ये इस कांस्टेंट को क्या पुट करते हैं, इस कांस्टेंट को पुट करते हैं, ये मेरे पास आएगा करली बाय करली E log WE एंड दैट इज इक्वल टू बीटा। इसको बीटा पुट करते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो सिंपली लिख देते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव फॉर बीटा पैरामीटर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक यही वाला है, बस आपने इस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो बीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इससे आके भी ना टॉपिक तो दे रखा है, बट वो अननेसेसरी टॉपिक है, उसमें कुछ ज्यादा उसकी जरूरत है नहीं। अब चलो फिर भी है, उसको चलो देख लो एक बार क्या है यहाँ पे। अब ये मेरे पास वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को देखो, ये वाली जो वैल्यू बची है यहाँ पे, मैं बाकी सब वैल्यूज अरेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक बचेगी वैल्यू। अब जो ये वैल्यू बची है यहाँ पे, इस वैल्यू को देखो, अगर मैं ये बीटा आ गया, अगर मैं करली बाय करली E डेरिवेटिव कर दूं, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1/x होता है, तो 1/WE आ जाएगा। चलो ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है। उसके बाद में WE का डेरिवेटिव फिर दोबारा करना होता है, यही करते हैं ना हम। अगर मान के चलो मेरे पास मैंने करली बाय करली x ऑफ log 5x करना है, तो आप कैसे सोल्व करते हो, log x है तो पहले 1/5x आ गया, उसके बाद में करली बाय करली x 5x का दोबारा होता है। ठीक है, तो वो 5x का क्या आ गया, 5 आ गया। सेम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, करली, आप कह सकते हो आपने करली E करना है, किसका करना है, करली ऑफ किसका करना है, WE जो है इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। यहाँ आप कह सकते हो दैट इज करली बाय दैट इज करली E कह लो, करली बाय करली E करना है। ये चीज क्लियर है, यही करना है हमने। अब इस चीज से क्या कंपेयर हो रहा है, इससे ये चीज पता चल रही है कि जो आपका बीटा था वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया एनर्जी के, एनर्जी के आ गया। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो इसका मतलब बीटा की जो यूनिट आ रही है, बीटा यूनिट जो है वो आपके पास क्या आ गई, जूल इनवर्स आ गई। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि बीटा की जो यूनिट है वो मेरे पास क्या आएगी, दैट इज जे इनवर्स, जूल इनवर्स है ये वाली। ठीक है, तो ये अपने पास जे इनवर्स आ गई बीटा की यूनिट। लेकिन अब आपने फर्स्ट सैम के अंदर देखा होगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वहां पे बीटा इज इक्वल टू 1/kT करके हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फिर ये चीज कहां से आई, अब देखो ये वैल्यू कैसे बनाई गई है, ये वैल्यू इसलिए बनाई गई है बिकॉज हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, हम टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे तो बीटा का रिलेशन आ गया एनर्जी के साथ, ये तो क्लियर है सभी को कि बीटा जो आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी आ रही है। अब जो एनर्जी है वो तो टेम्परेचर से रिलेट करती है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी वो चीज। ठीक है, तो अगर वैसा नहीं सोचना तो आप वैसे सोच सकते हो कि एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो बीटा की जो यूनिट आनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू, बीटा की जो यूनिट है वो इक्वल टू होनी चाहिए, दैट इज द यूनिट ऑफ बीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू जूल इनवर्स, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये अपर जाएगा तो यूनिट क्या आएगी, जूल इनवर्स। तो बीटा को अगर हम 1/kT पुट करते हैं, क्योंकि हमें थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन चाहिए।
के एक कांस्टेंट है जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्यों आया है? क्योंकि अब देखो यहाँ पे 1/k, अब जो k है ना, इसकी जो यूनिट होती है अपने पास, वो जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी प्रॉपर यूनिट होती है, जूल के अंदर टोटल यूनिट होती है। ये आपके पास k की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेड कलर के अंदर, k की यूनिट होती है जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर की यूनिट हमें वैसे ही पता है केल्विन होती है। ठीक है, 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 0 है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? बीटा इक्वल टू 1/जूल बचेगा। तो ये जूल अपर जाएगा, तो बीटा का यूनिट फिर क्या आ गया? जूल इनवर्स है। तो दैट मीन्स हमने कुछ नहीं चेंज किया, बीटा पहले भी उसकी यूनिट जूल इनवर्स थी, अब भी उसकी यूनिट क्या है? जूल इनवर्स है। बस हमने एक वे चेंज कर दिया, क्योंकि बीटा पैरामीटर हमने निकाला है थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में, इसलिए हम इसको ये भी पुट कर सकते हैं 1/kT। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये बीटा इज इक्वल टू 1/kT कैसे है। बुक्स के अंदर इसमें भी जो मैंने दे रखी है पीडीएफ जो आपको, उसमें भी ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर रखा। अगर आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि जो अपने पास बीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी आ रहा है, एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? वो जूल है। तो इट मीन्स अगर बीटा को मैं 1/kT पुट कर रहा हूँ, वो स्टिल सेम है, क्योंकि उसी की यूनिट क्या आ रही है? दैट इज स्टिल जूल इनवर्स आ रही है। तो वो चीज सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप इसको बीटा पैरामीटर बोलते हो, इससे पहले जो हमने वैल्यू निकाली थी ये वाली, इसको भी आप क्या बोलते हो? बीटा पैरामीटर। ठीक है, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम वाला सारा टॉपिक कंप्लीटेड है, बस आपने बीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है। हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कौन सा है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, ये देखो, ये चीज मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। बीटा 1 इक्वल टू B2 है, T1 इज इक्वल टू T2 है, तो ये इस तरह से आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। अब जो एंट्रोपी है वो हमने प्रीवियस सेम के अंदर कर रखी है, आई होप सो कि थोड़ा बहुत तो याद होगी। एंट्रोपी का ई तो सभी को आता ही होगा। अब देखो इसमें ये मेरे पास अगर एंट्रोपी है तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना, ds इज इक्वल टू dQ/T, जो हमने प्रीवियस सेम के अंदर किया था। अब अगर आपके पास सिस्टम कौन सा है? अडियाबैटिक सिस्टम है। अडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होती है, तो dQ 0 आएगा, तो ds की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अगर किसी का डेरिवेटिव 0 हो तो वो क्या होता है? वो चीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इट मीन्स अगर आपने एंट्रोपी कांस्टेंट रखनी है तो आपको प्रोसेस कौन सा चूज करना पड़ेगा? अडियाबैटिक प्रोसेस। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सिस्टम व्हेन इट अंडरगोज एनी रिवर्सिबल अडियाबैटिक चेंज इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है ना, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप एंट्रोपी बोलते हो, जो वो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में होती है, दैट इज योर एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी देख लो, ये एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी और इक्विलिब्रियम, इनका क्या रिलेशन है? जैसे हमने पहले इक्विलिब्रियम, प्रोबेबिलिटी और माइक्रोस्टेट का रिलेशन निकाला है, सिमिलरली अब एंट्रोपी के साथ रिलेशन निकालना है। अब देखो, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना आपके पास, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में हमने ये कंसीडर किया था कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उस पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इज मैक्सिमम। सिमिलरली इक्विलिब्रियम के ऊपर योर एंट्रोपी एस इज ऑल्सो मैक्सिमम। आपकी एंट्रोपी वो भी क्या होगी मेरे पास? मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिकल थ्योरी द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी ना सिस्टम की, उस स्टेट के ऊपर जो आपके पास एंट्रोपी होगी ना वो मैक्सिमम होगी। अब देखो इसको फिजिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो इसको। अभी मैंने एक एग्जांपल करवाया था कि एक स्टूडेंट, एक क्लास में 3 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में भी 3 बैठे हैं। अब ये सपोज करो एक में 5 है और एक में 1 बच्चा है। ठीक है, अब ये मैंने अभी बोला है कि ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होगी, दोनों में सेम आ रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये स्टेट इक्विलिब्रियम वाली है ही नहीं। अभी यहाँ पे बोला है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसकी एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। ये इक्विलिब्रियम वाली है ना, मैं ग्रीन में डोनेट कर रहा हूँ, जो इक्विलिब्रियम वाली है ये वाली, दिस वन इज योर इक्विलिब्रियम स्टेट है। और इक्विलिब्रियम हमने पहले टॉपिक कर लिया, उसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम इज ऑल्सो मैक्सिमम? इसको आप फिजिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब देखो बच्चे, अगर एक रूम में 3 बच्चे हैं, दूसरे रूम में भी 3 बच्चे हैं, तो
टोटल आपको 6 बच्चे दिए हैं और टोटल 2 रूम दिए हैं, आपको बोला है कि इनको जितना आप अलग करके बिठा सकते हो बिठाओ। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। आपको बोल दिया कि 6 बच्चे हैं, 2 रूम है, जितना डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हो करो। अब कैसे डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हो? आपके पास मैक्सिमम 2 रूम है, 6 स्टूडेंट हैं, तो आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि 3 और 3 बच्चे 2 रूम के अंदर बिठा दो, 3 एक साइड और 3 दूसरी साइड। अगर कोई ये कर रहा है कि एक साइड 5 उन्होंने बिठा दिया और दूसरी साइड 1 रख रखा है, तो ये 5 वाले तो डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करेंगे ना, ये तो कॉम्बिनेशन के अंदर हो गए। यहाँ चलो अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना वाला एग्जांपल ले लो। अगर आपको ये बोल दिया कि ये 3 बच्चे एक रूम के अंदर है, 3 बच्चे एक रूम के अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा मेंटेन है। डिसऑर्डर जो आपके पास है वो आपके पास क्या है? डिसऑर्डर आपने ज्यादा क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 5-1 वाला केस है, आपने 5 बच्चे इकट्ठे कर दिए और एक बच्चा आपने अलग बिठा रखा है, तो 5 जो हैं, तो कोरोना अगर चल रहा है तो 5 वाले जो हैं उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हेल्थ इश्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि वो आपके इक्विलिब्रियम वाली स्टेट नहीं होगी। लेकिन अगर वो 3-3 वाली है तो वो आपकी स्टेट कौन सी होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होगी। थर्मल यहाँ पे हम नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को फिजिकली आपको पता हो कि आप किस टाइप से एक्सप्लेन करोगे। अगर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो हमने पहले एक्सप्लेन कर रखी है। देन हाउ विल यू एक्सप्लेन द एंट्रोपी? तो आप एंट्रोपी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपने एंट्रोपी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो एंट्रोपी अगर आपने 3 बच्चे एक रूम में बिठा दिए, 3 दूसरे रूम में, तो इसका मतलब आपके पास जो सिस्टम था उसमें आपने मैक्सिमम डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया। इससे ऊपर डिसऑर्डर नहीं हो सकता कि 3 बच्चे एक रूम में है, 3 बच्चे दूसरे रूम में है। जैसे 6 बच्चे हैं, वो नॉइस ज्यादा कर रहे हैं और आपने क्या करना है कि नॉइस कम करें, आप सबको अलग अलग करके बिठाओगे। अब आपके पास 2 ही रूम है तो आप 3-3 कर दोगे। अगर आपने दोबारा ये कर दिया कि एक के अंदर आपने क्या है 5 है, दूसरे के अंदर 1 है, तो वो फिर क्या है, ज्यादा क्लोज हो गए ना वो, तो वो डिसऑर्डर कम हो जाएगा। आपने ज्यादा डिसऑर्डर करना है, बच्चों के अंदर जितना डिसऑर्डर हो जाए उतना ही वो नॉइस कम करेंगे, ठीक है ना, उतना ही वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3-3 वाली स्टेट है ना, वो आपकी कौन सी है? इक्विलिब्रियम स्टेट है, और उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी एंड ऑल्सो इट्स एंट्रोपी इज मैक्सिमम। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कि आप एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को किस तरह से रिलेट कर रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेन हो रही हैं। इक्विलिब्रियम पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एंड ऑल्सो योर एंट्रोपी। अब इसमें ये मत बोलना कि दोनों में 3-3 पढ़े हैं, दैट मीन्स दोनों साइड स्टूडेंट सेम है तो डिसऑर्डर कहाँ गया। अब ये मैक्सिमम डिसऑर्डर है, बस आपको सोचने का जो वे है वो चेंज करना है। आपने 6 बच्चे हैं, 2 रूम है, जितना आप उसमें उन 6 बच्चों में डिसऑर्डर कर सकते हो, जितना उनको दूर कर सकते हो, आपने कर दिया, दैट इज 3 and 3। तो ये मैक्सिमम डिसऑर्डर है तो एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? इसको कर लेना अच्छे ढंग से। अब देखो जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस टाइप से शुरू होगा। अब इसके अंदर क्या है, इसको ना बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन भी बोलते हैं, एग्जाम के अंदर आएगा। या उन्होंने लिखा होगा कि S इज इक्वल टू के लॉग इस तरह से ओमेगा, इस तरह से साइन बनाया होगा या कोई अलग साइन दे रखा होगा कि इस एक्सप्रेशन को प्रूव करो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करोगे। अभी हमने देखा है कि जो आपकी एंट्रोपी है S जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? प्रोबेबिलिटी के साथ करती है ना। और प्रोबेबिलिटी किसका फंक्शन होती है? वो आपका माइक्रोस्टेट होती है। वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इसके ऊपर डिपेंड करती है वो। इट मींस आपकी एंट्रोपी फिर किसका फंक्शन होगी? एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट, तो डायरेक्टली आप एंट्रोपी को माइक्रोस्टेट भी लिख सकते हो ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो जो आपकी एंट्रोपी है S, दैट इज द फंक्शन ऑफ W। W क्या होती है? आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ W, ठीक है ना। S दैट इज द फंक्शन ऑफ W, और W यहाँ पे आपकी डोनेट कर रही है। W वैसे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट लेते हैं, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होती है? दैट इज योर प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो ये आ गया रिलेशन। क्लियर है सभी को? एंट्रोपी रिलेट करती है प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी जो रिलेट करती है वो आपकी रिलेशन उसके साथ किसके साथ है? माइक्रोस्टेट है, W के साथ है। इसलिए S जो है किसका फंक्शन हो गया? W का फंक्शन हो गया। और यहाँ पे हम FW किसको बोल रहे हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को बोल रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब हमने एंट्रोपी तो देख लिया कि वो किसका फंक्शन है, वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, वो हमने स्टार्टिंग में भी कर लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एंड ऑल्सो योर एंट्रोपी इज मैक्सिमम। इट मीन्स दोनों में कोई तो रिलेशन होगा ना, दोनों मैक्सिमम हो रखी है, तो इट मीन्स वो रिलेशन क्या है कि दोनों
एस जो है वो किसका फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगा, उसको हमने इस इक्वेशन से लिखा। अब दोबारा फिर क्या करना है, हमने वैसे जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया, दो सिस्टम चूज कर लो ए और बी। फर्स्ट वन की एंट्रोपी S1 है, दूसरे की एंट्रोपी S2 है। अगर दोनों का आप क्या कर रहे हो, S1 अगर आपने फाइंड करनी है तो वो फिर फंक्शन किसका आएगा, F1 W1 आ जाएगा। ठीक है, अगर S2 फाइंड करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज F2 W2 लिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ कंपैरिजन करना है। और अगर आपने टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, S1 प्लस में S2। क्लियर है, टोटल एंट्रोपी तो दोनों का सम होगी। आई थिंक क्लियर होगी, इतनी सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है वो मेरे पास क्या है, सेम है। अगर हमने कंपोजिट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले भी हमने किया था, प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी E1 एंड E2 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो वो हमने क्या किया था, जो आपका P1 E1 था मल्टीप्लाई बाय क्या किया था, दैट इज योर P2 E2 किया था। अब भी सेम हमने यहाँ पे करना है। आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है W, तो वो क्या आएगी, W1 मल्टीप्लाई बाय W2। ठीक है, अब जो टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी है दैट इज योर W1 है, वो आपके पास आप कैसे लिख सकते हो, ये टोटल जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वगैरह किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, इस चीज को देखो। यहाँ पे अभी हमने किया है कि S जो है वो किसका फंक्शन है, वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। और अगर आपने कंपोजिट प्रोबेबिलिटी W क्या आएगी, W कैसे लिख सकते हो, W1 एंड W2। W का मतलब क्या है, दैट इज योर W1 एंड W2। इसका मतलब है कि दोनों की आप कंपोजिट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ W1 एंड W2 जो है, तो वो कैसे आप फाइंड करोगे, वो सिंपल सी चीज है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी आपने W फाइंड करनी है, अगर आपने W फाइंड करनी है, इसी को देख लो बस, W फाइंड करनी है तो F आपने फाइंड करना है W, वो किसके इक्वल आएगा, वो आपके पास आएगा F W1 मल्टीप्लाई बाय F W2। ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो आप अगर प्रोबेबिलिटी के केस में चूज कर रहे हो तो इस टाइप से आप कंसीडर करोगे। और ये आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय W2। इसका मतलब है जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी हमने प्रीवियस की थी ना, वैसी है। जैसे वहां पे P फाइंड किया था, वो क्या आया था, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 आया था। यहाँ पे भी आपके पास केस क्या चल रहा है, सेम ही केस चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास S जो है वो किसका फंक्शन है, F ऑफ W क्या है, तो S1 क्या आएगा, वो आपके पास आएगा F ऑफ, उसकी प्रोबेबिलिटी W1 आएगी। अगर S2 फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, F ऑफ W2 आएगी। F1 W1 भी लिख सकते हो, F2 W2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख दो, बात सेम ही है। ठीक है, अब एक ही केस कर लो, FW1 एंड FW2। अब क्या है, आपके पास पता है कि टोटल एंट्रोपी S क्या है, वो आपके पास है S1 प्लस में S2। तो क्या करो, ये तीनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो S की वैल्यू क्या है, अच्छा इसमें ना हमने बस वे ऑफ एक्सप्रेशन वो चेंज कर दिया। पहले हमने प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई से सोल्व किया था, अब हमने एंट्रोपी के सम से सोल्व करना है। तो S की वैल्यू क्या है, वो है आपके पास F ऑफ W इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F ऑफ W1 प्लस में क्या आ जाएगा, F ऑफ W2 आ जाएगा। अब हमने इस वे से सॉल्व करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे कर रखी है इसी एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ तक हमने कर लिया था। F ऑफ W को ये लिखते हैं, दैट इज योर F ऑफ W, मतलब W का मतलब है कंपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू सिस्टम, दोनों की इकट्ठी निकाल रहे हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू W1 एंड W2 पार्शली। इस इक्वेशन को पहले W1 के विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव करना है, फिर आपने W2 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करना है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसको W1 के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, देखो ये F, यहाँ पे मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये है, इसको आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू W1। तो चलो मैं जो आपका फंक्शन है वो आपको मैं चूज कर रहा हूँ, FW1 जो W2 है, वो आपका सिंपली फंक्शन मान लो कि उसकी वैल्यू W1 W2 है। कुछ ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू W1 W2 है। अगर आपने इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू W1, मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू DW1 किसका, F ऑफ W1 एंड W2। तो आंसर क्या आएगा, उसकी वैल्यू W1 W2 है, तो W1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो W1 कट जाएगा, बचेगा क्या, W2 बचेगा ना। इसलिए देखो यहाँ पे क्या आया, W2 आया, पर डेरिवेटिव बाद में। तो चलो यहाँ पे मैंने सिंपल केस ले लिया, डेरिवेटिव तो साथ ही लिखोगे ना, फिर किसका डेरिवेटिव कर रहे हो, F का डेरिवेटिव कर रहे हो, इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डैश। और दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड W2 है, आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू W1,
तो ये फिर वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू जीरो आएगी। जिसका डेरिवेटिव है ही नहीं उसकी वैल्यू तो जीरो आएगी। तो FW1 है, उसका डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है W1 एंड W2, सपोज करो उसकी वैल्यू क्या है, W1 एंड W2 है, मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू W1 f का, तो वो मेरे पास क्या आएगा, आपको क्या करना होगा, W1 की वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है तो W1 से W1 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा W2। अब डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, f का कर रहे हो, तो साथ में क्या आ जाएगा, f डैश आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी साइड ये प्लस में है FW2, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी क्योंकि ये फंक्शन W2 का है, हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू W1, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, जीरो देगा। सिमिलरली आपने ये दूसरा सोल्व करना है, ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर लेना, आगे बस ये थोड़ा सा ही बचा है, हाफ ज़्यादा नहीं बचा है, तो एक बार यहाँ तक कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। थोड़ा ही बचा, ज़्यादा पेंडिंग नहीं है ये वाला, इतना एक बार बच्चे जरूर कर लेना इसको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, अब टाइम थोड़े रह गया, कल फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।